नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। देश के बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने देश के 3 रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबीज जिनको कहते हैं हम, उन्हें साफ निर्देश दिया है कि अब मार्च के आखिरी तक अपना आईपीओ ब्लूप्रिंट उन्हें तैयार करना है। मतलब साफ ये है कि अब आरआरबीज को भी स्टॉक मार्केट में लाने की सरकार तैयारी शुरू कर चुकी है। ये कदम जो है वो सरकार की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत आरआरबीज को ज्यादा मजबूत, ट्रांसपेरेंट और मार्केट ओरिएंटेड बनाया जाना है। जिन 3 आरआरबीज को आईपीओ की तैयारी के लिए कहा गया है उनमें हरियाणा ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक और तमिलनाडु ग्रामा बैंक शामिल है। देखिए, हरियाणा ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर है वो पीएनबी बैंक है। यहाँ तक कि जो केरला ग्रामीण बैंक है उसको कैनरा बैंक जो है वो स्पॉन्सर करता है, जबकि तमिलनाडु ग्रामा बैंक जो है उसका जो स्पॉन्सर है वो इंडियन बैंक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि ये तीनों बैंक आईपीओ से जुड़ा हो जो पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल है वो तैयार करके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि जिसे हम डीएफएस कहते हैं उसे अपने स्पॉन्सर्स बैंक को सौंपें। यानी उन्हें भी सौंपना है, डीएफएस को भी सौंपना है और अपने स्पॉन्सर्स बैंक को भी सौंपना है। अब सवाल ये है कि आईपीओ ब्लूप्रिंट में क्या बताना होता है। देखिए, सबसे पहले आरआरबीज को ये बताना होगा कि फ्रेश कैपिटल वो कहाँ से जुटाने वाले हैं और कैसे जुटाने वाले हैं। यानी कि आईपीओ लाने के बाद जो भी पैसा उनको मिलेगा वो किस तरह से रेज किया जाएगा और उसका इस्तेमाल बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन में या फिर रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में आप कैसे करने वाले हैं। ये साफ साफ लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आईपीओ से मिलने वाला पैसा बैंक के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैंक की वैल्यूएशन। यहां पर आरआरबीज को यह समझना होगा कि बैंक की जो कीमत है वो तय करने के लिए कौन सी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी जो है वो अपनाई जाएगी। मतलब ये है कि बैंक की जो शेयर प्राइस है किस आधार पर तय होगी। जैसे कि मान लीजिए असेट्स पर, प्रॉफिट्स पर, फ्यूचर ग्रोथ जो पोटेंशियल है उसके ऊपर या फिर इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस दाम पर शेयर ऑफर किए जा रहे हैं वो रेशनल है या नहीं। फिर बारी आती है सेबी और दूसरी रेगुलेटर्स की स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस की। इसका मतलब ये है कि आईपीओ लाने से पहले और बाद में भी जो कानूनी और रेगुलेटरी नियम हैं उन्हें पूरा करना होता है। उन्हें बैंक कैसे पूरा करने वाला है, इसमें सेबी के डिस्क्लोजर जो नॉर्म्स हैं, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरी ज़रूरी जो अप्रूवल्स हैं वो सब कुछ, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें शामिल रहती हैं। यहाँ पे ये दिखाना होगा कि बैंक पूरी तरह रूल्स कंप्लाइंट है। तो बेसिकली सरकार को सिर्फ अब कागजों पे बात नहीं करनी है बल्कि अब वो एक क्लियर रोड मैप मांग रही है कि भैया हमें एक क्लियर रोड मैप आप दीजिए जिससे आरआरबीज की पूरी तैयारी का पता चल सके और वो पूरी तैयारी के साथ स्टॉक मार्केट में उतर सके। ये रोड मैप ये दिखाएगा कि बैंक आईपीओ के लिए किस हद तक रेडी है और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो जीत सकता है, नहीं जीत सकता है या कैसे जीता जाएगा। सरकार की योजना यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप इसको बिग पिक्चर में देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कम से कम 5 आरआरबीज को लिस्ट करने का यहाँ पे सरकार प्लान बना रही है। इनमें से 3 जो आरआरबीज हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2027 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की यहाँ पे संभावना उनकी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब आरआरबीज को बड़े पैमाने पर पब्लिक मार्केट का हिस्सा बनाया जाएगा। आरआरबीज की मौजूदा ओनरशिप स्ट्रक्चर भी इस कहानी को अहम बनाती है। फिलहाल आरआरबीज की जो हिस्सेदारी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। कौन से हैं वो 3 हिस्से? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देखिए बैंक की जो 50% ओनरशिप है वो मौजूद है, यानी सबसे बड़ा जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के पास है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% का स्टेक है। ये भी ये दिखाता है कि जो राज्य है वो भागीदारी उसकी कितनी है यहाँ पर जहाँ तक बैंक काम कर रहा है। वहीं जो स्पॉन्सर बैंक है उसके पास 35% यहाँ पे हिस्सेदारी है जो आरआरबी को ऑपरेशनल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब आईपीओ आएगा तो इस ओनरशिप स्ट्रक्चर में चेंजेस पॉसिबल हैं। आईपीओ के जरिए बैंक के जो शेयर्स हैं वो आम जनता के लिए खुल जाएंगे, यानी कि पब्लिक शेयर होल्डर्स की एंट्री यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब ये भी है कि बैंक अब सिर्फ सरकार और स्पॉन्सर्स बैंक तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि आम निवेशक भी उसके मालिक बनेंगे। अब अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की हम बात करें यहाँ पे, तो ये तीनों जो आरआरबीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा ग्रामीण बैंक से। देखिए हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है उसकी कमाई की अगर हम बात करें तो बैंक की हालत अच्छी दिखाई देती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी कि फिलहाल का जो साल चल रहा है उसमें बैंक ने 376.6 करोड़ रुपीस का मुनाफा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, जिससे ये भी पता चलता है कि बैंक ठीक से काम कर रहा है और कमाई पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है, मतलब कमाई अच्छी खासी देखने को मिल रही है। बैंक का जो CRAR है यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, ये 15.31% है। इसका सीधा मतलब ये भी है कि बैंक के पास इतना पैसा मौजूद है कि अगर मान लीजिए भविष्य में किसी तरह की परेशानी आए तो वो उसे संभाल सकता है। यानी बैंक पैसों के मामले में सुरक्षित सिचुएशन में अभी है, यानी कि स्थिति जो है वो ठीक है अभी बैंक के हिसाब से। बैंक का जो GNPA है यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो सिर्फ 1.95% ही रहा है। इसका ये भी मतलब है कि जिन लोगों को बैंक ने लोन दिया उनमें से बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो समय पर पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि बैंक के जो लोन हैं वो ज़्यादातर ठीक चल रहे हैं, यानी कि बैंक जिनको भी लोन प्रोवाइड कर रहा है वो टाइमली अपना रीपेमेंट कर रहे हैं, वो टाइमली EMI भर रहे हैं। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक का जो नेट NPA है वो 0 है, यानी कि जो लोन खराब माने जाते हैं उनके लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने के बाद बैंक पर कोई भी ऐसा बकाया लोन नहीं बचता। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु ग्रामा बैंक पर। देखिए इस बैंक का प्रदर्शन और भी ज़्यादा बेहतर है। बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1367.39 करोड़ रुपीस का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया है। CRAR की बात करें तो 13.70% रहा और GNPA केवल 0.79% है। यहाँ भी नेट NPA 0 ही है। वहीं केरला ग्रामीण बैंक ने अगर उसकी हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4312.89 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है। CRAR का जो रेशो है वो है 13.93% और GNPA यहाँ पे 1.82% रहा है, जबकि नेट NPA यहाँ पे भी 0 ही बताया गया है। यानी इन आंकड़ों से एक बात तो देखिए साफ हो जाती है, तीनों बैंक्स की असेट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कैपिटल एडिक्वेसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बैंक IPO के लिए अच्छी कंडीशन में नज़र आते हैं। दरअसल 2022 में जारी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखें तो किसी भी आरआरबी को IPO के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ शर्तें जो हैं वो पूरी करनी ज़रूरी है। बैंक की मिनिमम नेटवर्थ जो है वो करीब 300 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। CRAR जो है वो कम से कम 9% होना चाहिए और वो भी पिछले 3 साल से लगातार, यानी बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूसली आपका जो CRAR रेशो होता है वो 9% होना ही चाहिए। ये जो पूरे रूल रेगुलेशन है उसका एक हिस्सा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम से कम 15 करोड़ रुपीस होना चाहिए, वो भी 5 साल में कम से कम 3 साल का। ROE जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं, वो भी 5 से 3 साल के अगर देखा जाए उसके ड्यूरेशन में 10% या फिर उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके अलावा बैंक RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टर एक्शन यानी कि जिसे हम PCA फ्रेमवर्क कहते हैं उसके तहत नहीं होना चाहिए। इन सारे कंडीशंस को अगर देखें तो हरियाणा, तमिलनाडु और केरला के ये जो तीनों आरआरबीज हैं वो काफ़ी हद तक फिट बैठते हैं। यही वजह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें IPO प्रोसेस के लिए आगे बढ़ने को कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, सब कुछ तो ठीक है, आपने सब जान लिया कैसे काम करता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, सब ठीक है, लेकिन आम लोगों का क्या? आम लोगों को इससे क्या लेना देना है, उनके क्या मायने हैं? देखिए बैंकिंग सिस्टम के लिए इसकी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे आम लोगों को ये पूरी सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है, कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। सरकार चाहती है आरआरबी सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन ना रह करके मार्केट डिसिप्लिन के तहत काम करें। IPO के जरिए कैपिटल बेस मजबूत होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और गवर्नेंस में सुधार आएगा। साथ ही एफिशिएंसी भी बेहतर होने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लिस्टेड बैंक्स पर इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों की ही नज़र रहती है। तो देखिए कुल मिलाकर के आरआरबीज के जो IPO हैं उसकी जो पहल है, रूरल बैंकिंग ने ये लैंडस्केप को ये पूरा बदल सकती है। मतलब ये पूरा का पूरा जो अभी तक चलता आ रहा है कार्यक्रम, उस पूरे लैंडस्केप को यहाँ पे चेंज करने की ताकत रखती है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो आने वाले सालों में भी आरआरबी स्टॉक मार्केट का हिस्सा
बन सकती हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ये तीनों बैंक मार्च एंड तक अपना जो ये पूरा आईपीओ का ब्लूप्रिंट है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इनसे मांग रही है वो कितना मजबूत और भरोसेमंद तरीके से तैयार कर पाते हैं और भेज पाते हैं। उसके आगे क्या कुछ इस पे अपडेट आएगा वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आपके साथ सारे अपडेट्स। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, किस तरह से आरआरबीज के पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मांगा गया है जो अगर वो चाहते हैं कि आईपीओ उनका वहाँ पे लॉन्च हो। तो अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।